गुड मॉर्निंग। ये यूट्यूब चैनल है द स्टडी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आईएएस का, और मैं माई सेल्फ अमन कुमार झा। तो ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी से शुरू किया था। पहले बुक का नाम है हमारे अतीत। मैं बार बार इम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हमारे है मतलब इतिहास एक से अधिक भी हो सकता है। आपको याद होगा कि पहले दो लेक्चर्स में हमने यहाँ पे 4 चैप्टर्स तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, पहला चैप्टर जो है वो सोर्सेस के बारे में था, जिसे हम स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद के चैप्टर्स को जैसे कि हमने देखा, यहाँ आज हम चैप्टर नंबर एक्चुअली 5 से शुरू करेंगे और 5 से लेके 7 तक कवर करेंगे इसके अंदर। अब तक हमने ये देखा था कि पहला चैप्टर तो हो गया, स्रोत के बारे में बात हो गई। दूसरे चैप्टर में था कि मनुष्य का घुमंतु खाद्य संग्राहक से नवपाषाण काल के गांव में जो ट्रांजिशन था, जैसे कि पहले जब मनुष्य भोजन का उत्पादन नहीं करता था, संग्रह करता था, तो एक घुमंतु जीवन था। लेकिन जब भोजन का उत्पादन करने लगा तो छोटे छोटे गांवों में रहने लगा। ठीक है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। बाद की प्रक्रिया इसकी तुलना में काफी तीव्र लगेगी आपको, है ना। ये चीज 20 लाख साल से लेकर 10,000 साल इस इतने लंबे कालक्रम में हुई। इन नवपाषाण कालीन गांवों से क्या हुआ, स्थानीय संस्कृतियों का विकास हुआ। ठीक है, और स्थानीय संस्कृतियों के आधार पर से प्रथम शहरीकरण जो हड़प्पा के काल में हुआ था वो हुआ। देखिए, शहरीकरण की जो सबसे प्रमुख परिभाषा है वो ये है कि शहर की अधिकतम आबादी, एक मेजॉरिटी जो हो, वो गैर कृषि व्यवसायों में जुड़ी हुई हो। अगर आपसे पूछा जाए कि एक डेफिनेशन क्या है एग्रीकल्चर का, तो आप कहेंगे कि वो अधिकतम आबादी जो है वो उसके गैर कृषि व्यवसायों में जुड़ी है। तो ये पहली बार हुआ हड़प्पा के समय में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि हड़प्पा के नगरों का पतन हो गया। उसके कई कारण हैं, कुछ भौगोलिक कारण हैं, तो कुछ जलवायु से जुड़े हुए हैं, कुछ इकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और लेकिन उसका कोई कंक्लूसिव आर्गुमेंट नहीं है अभी। उसके बाद क्या हुआ, हमने 2 प्रकार के संस्कृतियों की बात की, वैदिक संस्कृति और मेगालिथिक बस्तियां। ठीक है, मेगालिथिक यानी कि महापाषाण कालीन जो कब्र थी उनसे जुड़ी हुई संस्कृतियां। ये मुख्यतया उत्तर पश्चिम सप्त सिंधु का जो एरिया है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, उसके आसपास के एरिया में केंद्रित है वैदिक कल्चर। और भारतीय उपमहाद्वीप के बाकी भागों के लिए, चाहे आपको दक्कन हो गया, मध्य सेंट्रल इंडिया हो गया, दक्षिण हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां के इतिहास को जानने के लिए आपको महापाषाण कालीन कब्र से जुड़ी हुई संस्कृतियों के बारे में पढ़ना होता है। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर जो 5 है, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इस चैप्टर में आप देखेंगे यहाँ पे जन से जनपद और जनपद से महाजनपद तक का जो सफर है वो कैसे हुआ और उसके क्या कारण थे, और ये जो राजनीतिक चेंज हुए ये आर्थिक परिवर्तन के आधार पे थे, यानी कि द्वितीय शहरीकरण इस समय साथ साथ चल रहा था और कई मायनों में ये राजनीतिक परिवर्तन का कारण भी था। तो हम द्वितीय शहरीकरण के भौतिक और अभौतिक कारणों को देखेंगे और उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि पहले राजा जन के द्वारा चुने जाते थे, यानी कि जब अर्ली वैदिक पीरियड था जो कि रफली 1500 से ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में था। ठीक है, और इसका एकमात्र स्रोत है जानने का हमारे पास ऋग्वेद, जो हमने चैप्टर 4 में जिस
पीरियड की जिस काल अवधि की बात की थी वो है अर्ली वैदिक पीरियड, 1500 से लेके 1000 ये ईसा पूर्व तक ऋग्वेद इसका सोर्स है। इस काल में राजा जन के द्वारा चुने जाते थे। होता यह था कि जो इनकी असेंबली सभा समिति जो थी, जो जनजातीय असेंबली थी, उसका रोल था राजा को चुनने में। लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग 1000 ईसा पूर्व तक परिवर्तन आ गया। ठीक है, क्या परिवर्तन आया? अब बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर शक्तिशाली लोग राजा बनने लगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि राजा अब चुनाव से नहीं वंशानुगत तरीके से बनना ज्यादा आम हो गया था। ठीक है, क्या है कि आप अपने वंश आपके जो अगर आपके पहले राजा थे तो आप उन संपत्तियों का इस्तेमाल कर यज्ञ कीजिए। ठीक है, एक उदाहरण है ऐसे बड़े बड़े यज्ञों का अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ भी हैं। किताब में फिर अश्वमेध यज्ञ को डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे इसमें घोड़े का रोल है, कैसे जो दूसरे राजा हैं जो आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं वो कैसे फिर यज्ञ में आते हैं, कैसे राजा की परिवार का उसमें क्या योगदान है, राजा के अधिकारियों का क्या योगदान है, आम जनता का क्या योगदान है, कैसे वो भेंट लेके आते हैं राजा के लिए, और वो जो भेंट है वो अभी भी कैसे मतलब एक प्रमुख सोर्स है, एक स्रोत है राजा की आय का। तो पहली चीज क्या हुई कि जब ऋग्वेद काल से उत्तर वैदिक काल आया तो राजा के चुनाव के तरीके में परिवर्तन आ चुका था। एक तो ये पैमाना है ऋग्वेद काल के खत्म होने और उत्तर वैदिक काल के शुरू होने का। एक दूसरा राजनीतिक परिवर्तन यह है कि यज्ञ करने वाला राजा अब जन का नहीं, यानी कि अपने कबीले का नहीं, एक जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद अर्थात वह भूमि जहां जन स्थायी रूप से बस गया हो, जन स्थायी रूप से बस गया हो। तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्यन समाज था वो स्थायी रूप से बस गया था। इसका कारण क्या हो सकता है? इस स्थायी रूप से बसने का क्या कारण हो सकता है? ऐसा माना जाता है कि इसका सबसे प्रमुख कारण था कि अब वैदिक समाज में या आर्य समाज में खेती की प्राथमिकता हो गई थी। ऋग्वैदिक समाज में जो था पशुपालन की प्राथमिकता थी, खेती सेकेंडरी था, लेकिन उत्तर वैदिक समाज में खेती ही प्राथमिक हो गया था। ऐसा कैसे पता चलता है? क्योंकि जो हमारे अब नए स्रोत हैं उत्तर वैदिक समाज को पढ़ने, उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए, उन स्रोतों में हम देखते हैं कि खेती से जुड़े हुए श्लोक या खेती के उपकरणों का वर्णन, खेती की प्रक्रिया का वर्णन, खेती का महत्व, इन श्लोकों में कहीं ज्यादा उभर कर आता है बजाय कि पशुपालन का। तो जैसे हमने ऋग्वेद के आधार पर कहा था ऋग्वेद काल के लिए कि यहाँ पे पशुपालन का ज्यादा महत्व है, खेती का कम है, वैसे ही हम उत्तर वैदिक काल के वैदिक ग्रंथों के आधार पर कहते हैं कि यहाँ अब खेती का महत्व ज्यादा हो गया है और पशुपालन का कम। तो इस आर्थिक परिवर्तन के आप देख सकते हैं कि राजनीतिक परिणाम भी आए और कई सामाजिक परिणाम भी आए, जिसको हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई कि वैदिक समाज की। जैसे कि हमने कहा कि ऋग्वेद काल में जो सप्त सिंधु क्षेत्र था वहां केंद्रित थे, जो आर्य समाज का वो मुख्य केंद्र था। उत्तर वैदिक काल में ये जो गंगा यमुना का एरिया है, इंडो गंगेटिक जो दोआब बोलते हैं, उत्तर भारत का गंगा यमुना दोआब कहते हैं, वो एरिया हो गया, इस समाज का मुख्य केंद्र था। लेकिन बाकी भारत का क्या? सेंट्रल इंडिया है, दक्कन है, गुजरात हो गया, आपको दक्षिण भारत हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। इन क्षेत्रों में जो इतिहास है उसको समझने के लिए अभी भी आप मेगालिथिक संस्कृतियों को ही स्टडी करते हैं। वहां मेगालिथिक संस्कृतियां, महापाषाण कालीन संस्कृतियां ही प्रचलित थीं। तो क्या है हमारे नए स्रोत? ये हमने यहां लिखा हुआ है ना रेड में, उत्तर वैदिक काल के समाज का अध्ययन करने के लिए नए स्रोत। ऋग्वैदिक समाज के लिए ऋग्वेद था और उत्तर वैदिक काल के लिए है इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि आपको अभी जो आधुनिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, उत्तर राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, या उत्तरी मध्य प्रदेश है, ये सब क्षेत्र हैं। कई ग्रंथ रचे गए ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल हैं, जिनको हम ब्राह्मणास, आरण्यक और उपनिषद भी कहते हैं, और उसके बाद वेदांग भी आते हैं।
तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में एक तो आपको ये 3 वेद हो गए, ठीक है, उसके बाद से उन पे आधारित जो ग्रंथ हैं वो हो गए और वेदांग हो गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विविध प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। मतलब आप देखिए कि तो अब अनुष्ठानों का और जो है यज्ञों का महत्व बढ़ गया है। यज्ञ का जो महत्व है वो बहुत बढ़ गया है। ऋग्वेद काल में क्या था कि यज्ञ होते थे पर वो सरल थे, जो धर्म था वो सरल था। लेकिन अब जो है यज्ञ का महत्व बढ़ गया है, इतना महत्व बढ़ गया है कि आपको राजा की पदवी पाने के लिए भी यज्ञ करना होगा। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो ये राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं, ये धार्मिक परिवर्तन की बात करते हैं, समाज को देखने का भी एक जरिया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक। देखिए ऋग्वेद में सिर्फ पुरोहित, योद्धा और विश, तीसरा समूह जो था वो विश था, बस और थोड़े बहुत मात्रा में जो कर्मकार थे या दस्तकार थे उनकी बात थी। लेकिन अब ये लिस्ट जो है उत्तर वैदिक काल में लंबी हो गई है। यहाँ कहा है कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। अब देखिए ये जंगल में रहने वाले लोग जो हैं ये आमतौर पर गैर आर्य समाज से थे। लेकिन इतना वक्त बीत गया है आर्यों को भारत आए हुए, उत्तर वैदिक काल आते आते आर्य समाज और गैर आर्य समाज के बीच में संबंध घनिष्ठ हो गए थे। और अब उन्हें भी, उनके बारे में भी जो आपको उत्तर वैदिक ग्रंथ है उनमें लिखा जाने लगा था। उनकी मान्यताओं को, उनकी आस्थाओं को इसमें भी शामिल किया जाने लगा था। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे वहीं कुछ, ठीक है, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो इस समाज में असमानता भी है धन के आधार पर। देखिए जो कृषक समाज है वहां जो व्यक्तिगत या निजी संपत्ति की अवधारणा होगी तो असमानता भी आएगी, ठीक है, ये एक बिंदु समझने जैसा है। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। यहां बताया था ना सामाजिक नियम, उसी सामाजिक नियम की बात हो रही है। जिन्हें वर्ण कहते हैं, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। यही सामाजिक नियम। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्यापन करना और उनके लिए करना और यज्ञ करना था, और उनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। तो ये इनका जो ऑक्यूपेशन है उसकी बात है। मतलब आपको क्या करना है, आपको कैसे अपनी इनकम अर्जित करनी है। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विश या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, ठीक है। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना जाता था। देखिए औरतों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई है ऋग्वैदिक काल की तुलना में। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ऐसा माना जाता है कि जो गैर आर्य समाज के लोग, जिन्हें युद्ध में आर्यों ने पराजित किया, जिन्हें दास या दासी बनाया, उनका शूद्र के तौर पर आर्य समाज में समावेश होता था। ये एक थियरी है, ठीक है। इस तरह की चीजों को आप जो है जब ऑप्शनल के तौर पे, वैकल्पिक विषय के तौर पे पढ़ते हैं इसको, हिस्ट्री को, तब वहां पे इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो नए सोर्स हैं, जो नए स्रोत हैं उत्तर वैदिक समाज को समझने के लिए, वो मात्र राजनीतिक बात नहीं करते, वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों पर भी प्रकाश डालते हैं। चलिए पहली बात तो हो गई कि 1000 ईसा पूर्व में वही जन थे, जनपद में बदल गए थे और इनके राजाओं का चुनाव नहीं होता था, वो वंशानुगत थे और बड़े बड़े यज्ञ करते थे अपने सिंहासन के वक्त, उनके कोरोनेशन के वक्त। एक दूसरा चेंज आया 500 ईसा पूर्व तक, जब कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए।
पहले तो जन से जनपद में बने और अब जनपद से महाजनपद बन गए। इनकी क्या खासियत थी कि इनकी जो राजधानियां थी और जो इनके किले थे, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, ये कौशाम्बी जो जगह है इलाहाबाद के पास में है। यहाँ पे आप देखिए कि ये एक व्यक्ति हैं और जो किले की दीवार है ये शायद उसका नमूना है। ठीक है, इनके जो राजधानियां थी और नगर थे वो किले बंद थे। इसके कई कारण हो सकते हैं। दुश्मनों से रक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर नियम कानून मेंटेन करने के लिए, या अपने मतलब अपना धन उसको दिखाने के लिए, अपने धनवानता को दिखाने के लिए। ठीक है, दूसरा स्थायी सेनाएं भी चाहिए। कारण वही है कि भाई युद्ध करना है, अपने राज्य की रक्षा करनी है, दूसरे राज्य को पे कब्जा करना है। इन सब चीजों के लिए, एक राज्य व्यवस्था चलाने के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए। राइट, इसके लिए आपको ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए होगी। और इतना सब करने के लिए भाई आपको अगर किला बनाना है तो उसके लिए आपको लेबर हायर करना होगा, उसको रॉ मटेरियल परचेस करना होगा, आपको उन्हें सैलरी देनी होगी। और किला बन गया, फिर सेना को तो लगातार आपको उनका भरण पोषण करना होगा, हथियार खरीदने होंगे उनके लिए, उन्हें भी सैलरी देनी होगी, नौकरशाहों को भी वेतन देना होगा। तो इन सब चीजों के लिए आपको अब अधिक रिसोर्सेस की जरूरत है। और आपको रिसोर्सेस कहां से मिलेंगे? कर से। ठीक है, आपको नियमित कर की आवश्यकता है। देखिए, उत्तर वैदिक काल तक राजा को जो भी आमदनी थी वो भेंट के तौर पे थी। जो उसकी जनता थी वो उसे भेंट दिया करती थी, लेकिन जो भेंट जो है वो नियमित नहीं होता है। आप नहीं कह सकते कि मुझे इस साल या इस महीने में इतने भेंट की आमदनी होगी, इसकी मदद से मैं सबको तनख्वाह दे दूंगा या एक सेना खड़ी कर लूंगा। तो भेंट की सहायता से आप एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य नहीं चला सकते। इन खर्चों का वहन करने के लिए आपको नियमित कर की आवश्यकता होगी। मात्र उपहार पर आप निर्भर नहीं रह सकते, जो कि ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल तक राजा हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में भी राजाओं के पास एक जो स्थायी सेना थी वो नहीं थी। उनके नगर भी उतने बड़े नहीं थे, वो प्रोटो अर्बन साइट्स हैं। ठीक है, यहां पे आपका एक पॉइंट रह गया था, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में कुछ जगह हैं, जैसे कि पुराना किला हो गया, हस्तिनापुर हो गया, अतरंजी खेरा। पुराना किला जो है वो दिल्ली में ही है, हस्तिनापुर मेरठ में है, और अतरंजी खेरा ये उत्तर प्रदेश में इटावा के पास है। ये क्या है? ये आपके प्रोटो अर्बन साइट लोकेशंस हैं। मतलब ये अभी शहर जितने बड़े नहीं हैं, ये ग्रामीण जो एक एवरेज साइज होता है एक गांव का, उससे तो बड़े हैं, लेकिन एक शहर जितने बड़े नहीं है। तो ये प्रोटो अर्बन सेंटर्स हैं, अर्ध शहरी जगह हैं। तो इनकी किलाबंदी करने के लिए राजाओं के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, लेकिन यहां किलेबंदी की है, मतलब आपको अधिक रिसोर्सेज हैं और आपको उसके लिए कर की आवश्यकता है। तो ये कुछ करों के प्रकार हैं, जिसमें सबसे फेमस था भाग। खेती की उपज का जो 1/6 था वो भाग के तौर पे लिया जाता था। जो दूसरे सामाजिक समूह थे, जैसे कारीगर हो गए, अब आप तो खेती नहीं कर रहे, आप क्या देंगे? तो आप आपका श्रम दान करेंगे। एक अवधि, महीने में या साल में एक समयावधि तय कर दिया होगा कि इस साल में या हर हफ्ते आपको इतने दिन राजा के लिए काम करना है। अब चाहे आप राजा के लिए किला बनाने में योगदान दें या राजा के लिए आप कोई कारीगरी का काम कर दें, वो आपके उसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली जो पशुपालक हैं, वो उनके पास जो पशु हैं वो कर के तौर पे देंगे। शिकारी, उन्होंने जो भी शिकार किया है उसका कुछ भाग देंगे, या व्यापारी जो भी वो खरीद बिक्री कर रहे हैं उस पे वो कर चुकाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये तो हो गए राजनीतिक परिवर्तन। ठीक है, आपने राजनीतिक परिवर्तन लाया, उसके लिए आपको रिसोर्सेस की जरूरत थी, लेकिन रिसोर्सेस कर इकट्ठा करने के लिए पहले तो आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए ना। और आर्थिक परिवर्तन के लिए मतलब ये कर योग्य अधिशेष कहां से आ रहा है? अधिशेष होगा तभी तो आप उस पर कर लगाएंगे। तो ये अधिशेष कहां से आया?
उसका आंसर है तकनीकी बदलावों में। देखिए ये एक थियरी है जिसे आप बुक में, अभी चूंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप जो लिखा हुआ है उसको नॉर्मली समझ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब आप एक ऑप्शनल के तौर पे इतिहास को पढ़ते हैं या जीएस के लिए सीरियसली इतिहास को पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि क्या और भी कोई थियरी है जो तकनीकी बदलाव के अलावा किसी और तरीके से बात कर रही है। यहां पे देखिए एक सीधा सा इन्होंने एक संबंध बना दिया है कि तकनीकी बदलाव हुए तो अधिशेष आया, अधिशेष पे कर लगाया और कर लगा के जो राजा था उसने अपने राज्य की ताकत को बढ़ाया, अपने राज्य में केंद्रीकरण बढ़ाया। लेकिन क्या ये जो संबंध है ये इतना डायरेक्ट है? क्या कोई और भी उसमें एंगल है? क्या ये तो मात्र भौतिक पक्ष हो गया? अभौतिक पक्ष क्या है? व्यक्तियों का क्या योगदान है? तो वो सब चीजें एक प्रॉपर कोर्स में पढ़ी जाती हैं। तो पहला तकनीकी परिवर्तन बताया कि लोहे के हल का इस्तेमाल, और सिर्फ हल ही नहीं, कुल्हाड़ी हो गया, ऐसी चीज। लोहा बेसिकली आपको पता है कि ज्यादा मजबूत होता है, तो लकड़ी काटने के लिए या खेत जोतने के लिए जो लोहा है वो आपको कांसे से ज्यादा काम देगा। दूसरी तरफ धान की रोपाई की तकनीकी आ गई, तो इसके कारण क्या हुआ? अधिशेष, और ये क्या है, इसके लिए आपको लेबर खासा चाहिए, तो आपने कहा ये सैलरी वाला लेबर और दास, स्लेव, इन सबको आपने खेती में लगाया। तो बताया गया है कि इन तकनीकी बदलावों के कारण अधिशेष आया, इस अधिशेष पे कर लगाया गया। इसको ऐसे देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि पहले तकनीकी बदलाव हुए, ओके। इसमें भी थियरी यह है कि लोहे की खोज तो लगभग 1000 ईसा पूर्व में हो गई थी, लेकिन इसका खेती में प्रचुर मात्रा में उपयोग लगभग इस समय तक हुआ, 500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास। इसके कारण क्या हुआ कि कृषि में अधिशेष हुआ, इसके कारण और भी आर्थिक प्रगति हुई कृषि में, और गैर कृषि में भी कृषि अधिशेष आया, ठीक है। इस अधिशेष को जो राजा था उसने कर के तौर पे उसका एक भाग इकट्ठा किया, जिससे कि महाजनपद में जो कुछ जनपद थे वो इस अधिशेष की सहायता से महाजनपद में बदल गए, ठीक है। हालांकि ये जो कोरिलेशन है ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन छठी क्लास की किताब के बेसिस पे इस वक्त इतना ही बताया जा सकता है। हमने देखा था कि ये कौशांबी का फोर्टिफिकेशन है। अच्छा, अब हम कुल मिला के 16 महाजनपदों के हमें नाम मिलते हैं बुद्धिस्ट जो बुद्ध ग्रंथ हैं उनसे, जिसमें से हम 2 पे ध्यान देंगे। मगध जो एक किंगडम था, साम्राज्य था, और वज्जी जो एक गणराज्य था, ठीक है। किताब में मगध के उदय के पीछे भौतिक कारकों को और व्यक्तियों की भूमिका को बताया है। भौतिक कारक क्या थे कि पहले तो उपजाऊ जमीन, ठीक है, जो जमीन थी वो उपजाऊ थी तो अच्छी खेती होगी। सिंचाई के लिए नदियों का पानी जिसे आप खेतों की तरफ ले जा सकते हैं। पास में ही जंगल थे, जंगलों से आप लकड़ियां ला सकते हैं, ठीक है। हाथी आपको मिल जाएगा वहां से, हाथी उस जमाने का टैंक हुआ करता था। फिर आपके पास खान हैं, जिन खानों से आप लोहा निकाल सकते हैं और उससे फिर आप बढ़िया क्वालिटी के, उम्दा क्वालिटी के हथियार बना सकते हैं, ठीक है। उन लोहे से आप, लोहे का आप खेती में भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये भौतिक कारक हो गए, ठीक है। एक फिर बढ़िया जो था, एक यातायात के लिए एक नदियों का नेटवर्क बढ़िया था, गंगा हो गई, यमुना हो गई, जो उनकी सहायक नदियां हो गई, तो यातायात का नेटवर्क भी बढ़िया था। इससे क्या था कि जो राजधानी थी मगध साम्राज्य की, पहले उनकी राजधानी थी उदयगिर, ठीक है, और बाद में इन्होंने एक्चुअली बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनाया। सॉरी, उदयगिर नहीं, राजगीर, मैं गलत बोल गया यहाँ पे। पहले राजधानी थी राजगीर और फिर उन्होंने राजधानी बनाया पाटलिपुत्रा को। और दोनों के केस में जो था कि एक के केस में पहाड़ों से अच्छा डिफेंस मिला हुआ था और एक के केस में नदियों से। दूसरी तरफ बताया गया है कि व्यक्तियों की भूमिका, व्यक्ति कैसे, इनके जो प्रमुख किंग राज्य हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है, नंद डायनेस्टी हो गई, बाद में तो मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य आ गया, तो फिर व्यक्तियों की भूमिका बताई है। उदाहरण के तौर पे जो अजातशत्रु थे
उनकी वज्जी गणराज्य से भयंकर दुश्मनी थी, तो और उन्होंने वज्जी गणराज्य को जीत भी लिया था, तो इनका भी इनिशिएटिव है। दूसरी तरफ इन्होंने बात की है वज्जी गणतंत्र की। अब ये गणतंत्र था या कुलीन तंत्र, ये थोड़ा देखने की बात है, और ये कम से कम एथेंस जितना तो लोकतंत्र था ही। देखिए, इसकी एथेंस जो ग्रीस में एक प्राचीन शहर है, और जो कहा जाता है कि जो पश्चिमी लोकतंत्र है उसकी शुरुआत इसी बुनियाद से हुई है। ठीक है, दरअसल था क्या कि जब भारत आधुनिक समय में भारत का इतिहास लिखा जाने लगा, तो जो पश्चिमी इतिहासकार थे वो बार बार भारत के विषय में कहते थे कि भारत को लोकतंत्र का कोई अनुभव नहीं है, जबकि पश्चिम में तो ग्रीस के प्राचीन ग्रीस के समय से ही लोकतंत्र के साथ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हालांकि उस लोकतंत्र में भी महिलाओं को, दासों को, गरीब लोगों को, या जो ग्रीस के अलावा कहीं बाहर से थे, उन्हें उस लोकतंत्र में भागीदारी नहीं मिलती थी, लेकिन कहते थे कि एटलीस्ट शुरुआत तो हो ही चुकी थी प्राचीन समय में। तो लेकिन जब बाद में पता चला कि भारत में भी ऐसे गणराज्य थे, तो ये क्या है कि भारत के स्वाभिमान के लिए एक अच्छा बूस्ट था। तो अब हम देखते हैं कि वज्जी गणराज्य दरअसल था क्या, कि फर्क इनमें और साम्राज्यों में यह था कि यहां एक राजा नहीं थे, एक सम्राट नहीं था, कई अमीर व्यक्ति, कुलीन तंत्र, कई कुछ केसेस में तो कुछ सोर्सेज में, स्रोतों में इन्हें हजारों की संख्या में बताया गया। जैसे कि वज्जी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली। ये राजा, जिन्हें आप बड़े जमींदार भी के तौर पे मान सकते हैं, इनकी अपनी फौज सेना हुआ करती थी, इनका अपना नौकरशाही हुआ करता था। ये असेंबली में बैठते थे और प्रमुख मुद्दों पे, जैसे कि युद्ध करना, युद्ध विराम करना, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है कि नहीं, और प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक डिसीजन लिया करते थे। एक राजा नहीं बल्कि हजारों ऐसे राजा बैठ के असेंबली में डिसीजन लेते थे। बस यही फर्क है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र है, यहां भी जो जिसके पास, जो गरीब था, महिलाएं थी, या क्षत्रियों के अलावा किसी और वर्ण से थे, उन्हें इन जनजातीय असेंबलीज में बैठने का कोई राइट नहीं दिया गया था। कुछ केसेस में इन्हें गण कहा गया है, तो कुछ केसेस में इन्हें संघ कहा गया है। और एक कमाल की बात है कि बुद्ध और महावीर दोनों गणतंत्र से थे, और शायद इसीलिए संघ इन गणतंत्रों में का जीवन इनका सबसे अच्छा वर्णन बौद्ध पुस्तकों में पाया जाता है, क्योंकि बुद्ध स्वयं एक गणतंत्र से थे। तो इन गणतंत्रों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना पे बौद्ध पुस्तकों का ज्यादा ध्यान है। और चूंकि साम्राज्य और गणतंत्र दोनों एकदम एक दूसरे की घुर विरोधी राजनीतिक प्रणालियां हैं, जैसे कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म था, ठीक है, जैसे कि सेक्युलरिज्म और थियोक्रेसी हो गया, तो ये जो एकदम विरोधाभासी और एकदम विरुद्ध राजनीतिक प्रणालियां हैं, इसलिए संघ राज्य जो थे वो काफी शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते थे संघों के साथ। आप अजातशत्रु की जो दुश्मनी है वज्जी गणराज्य से, वो तो उसके ऊपर फिल्में भी बनी हुई हैं। एक पुरानी फिल्म है सुनील दत्त जिसमें हीरो है, उन्होंने इवेंचुअली वज्जी गणराज्य को जीत भी लिया। काफी लंबा उनका संघर्ष चला वज्जी गणराज्य के खिलाफ, और उन्होंने जीत भी लिया। लेकिन वज्जी गणराज्य के अलावा और भी कई सारे गणराज्य थे जो चलते रहे, और उनका अंत गुप्त काल तक हुआ, जब समुद्रगुप्त ने कई ऐसे गणराज्यों को समाप्त कर दिया। ठीक है, जहां तक इनकी गणराज्यों की राज्य व्यवस्था की बात आती है, तो ये लोकतंत्र नहीं, कुलीन तंत्र थे। इन द सेंस कि जो बड़े बड़े जो धनवान राजा थे, जिनकी अपनी जमीनें थी, अपनी छोटी सेना थी, अपनी एक नौकरशाही थी, वो असेंबली में बैठते। जो गणराज्य की राजधानी होती थी, जैसे कि वज्जी गणराज्य की जो राजधानी थी वैशाली, वो लिच्छवी कुल की राजधानी भी थी और वज्जी गणराज्य की भी। ठीक है, लिच्छवी कुल की राजधानी भी थी वो, और वज्जी गणराज्य की भी राजधानी थी। तो वहां पे ये असेंबली होती थी, सभा होती थी, जहां पे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था, निर्णय लिया जाता था। और जबकि साम्राज्य में केवल एक राजा ही होता है। राजा को सपोर्ट करने के लिए नौकरशाही होगी, लेकिन सॉवरेन तो राजा है उसमें। अब यहां हमने बात की थी कि कैसे
उत्तर वैदिक ग्रंथ हमें उत्तर वैदिक समाज के बारे में बताते हैं। इस टेबल का बाकी का पोर्शन यहां कवर किया गया है कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिवकारी, शिल्पकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वो लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों में संपर्क अपवित्र माना जाता था। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी भी है। ठीक है, शूद्रों की और महिलाओं की दशा भी खराब है। समाज में जो कर्मकांड का महत्व बढ़ गया है। तो कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। ये इनको चैलेंज आया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। भाई जब जनपद में बदल गए और जनपद महाजनपद में बदल गए और सभी स्टेज में जो राजा का महत्व था, जो उसकी राजनीतिक ताकत थी, जो उसकी आर्थिक ताकत थी, वो बढ़ी है। लेकिन जब कर्मकांड की बात आती है, कोई यज्ञ करने की बात आती है, तो जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मणों को राजा से ऊपर बताते हैं। तो उन्हें रिजेंटमेंट तो होगी इस बात की कि भाई जब हम ज्यादा शक्तिशाली हैं तो हमारी जो सामाजिक स्थिति है वो ब्राह्मणों से नीचे कैसे। तो उन्हें भी दिक्कत थी इस बात से। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। तो वर्ण निर्धारण नहीं उचित लग रहा, व्यवसाय के आधार पर विभाजन सही नहीं लग रहा। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। भाई आपने क्यों किसी अनुष्ठानों को इतना मतलब इलेबोरेट कर दिया है कि सिर्फ जो धनवान है वही कर सकता है। क्यों आप शूद्रों को और महिलाओं को ये हक नहीं देना चाहते। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। तो ये सब क्या दिखाता है कि जो उत्तर वैदिक काल के अंत तक जो सामाजिक व्यवस्था थी उसे कई प्रकार की चुनौतियां मिल रही थी। क्षत्रियों के द्वारा जिनके खिलाफ छुआछूत होता था, उनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा जिनके व्यवसाय को निचला माना या निम्न क्वालिटी का माना जाता था, उनके द्वारा। तो ये कई प्रकार के चैलेंज मिल रहे थे और इन्हीं चैलेंजों के कारण नए प्रश्न खड़े किए गए और नए विचार सामने आए। ठीक है, वो कौन किया? जो बुद्ध और जैन चिंतक थे और उपनिषद रचनाकार थे। देखिए थे तो ऐसे कई ग्रुप। कुछ सोर्सेज में मोर देन 60 ऐसे चिंतक जो समुदायों का वर्णन किया गया है, जो ऐसे नए प्रश्न और नए विचार उठा रहे थे। लेकिन इसमें प्रमुख जो है बुद्ध और जैन हैं और उपनिषदिक रचनाकार हैं। देखिए क्या होता है कि भौतिक कारक नए विचारों और विचारधाराओं को जन्म देती है। और उदाहरण है साम्यवाद। आप सबको पता होगा कि जब औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद जो पूंजीवाद, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें क्या हुआ कि पूंजीवाद आ गया। तो पूंजीवाद में जो लेबर था, जो श्रमिक वर्ग था, उसका बहुत शोषण हुआ। ठीक है, पूंजीवादी औद्योगिक क्रांति की पूंजीवादी व्यवस्था में जो शोषण हुआ श्रमिक वर्ग का। तो इसके कारण जैसा कि मार्क्स बताते हैं कि श्रमिक वर्ग में एक चेतना जागी अपनी क्लास को लेकर। ठीक है, अपनी राष्ट्रीयता को लेकर नहीं, अपने धर्म को लेकर नहीं, अपने क्लास को लेकर कि देखो ये जो पूंजीपति वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वो हमारा शोषण कर रहा है। और इसी भौतिक कारक में, भौतिक कारक क्या हो गया? औद्योगिक क्रांति एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे समाजवाद या साम्यवाद कहा जाता है। तो बिना औद्योगिक क्रांति के जो एक भौतिक कारक है, आप साम्यवाद की उत्पत्ति नहीं देख पाते। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया कि कैसे नए भौतिक कारक हैं वो नई विचारधाराओं को जन्म देते हैं। उसी प्रकार से 500 ईसा पूर्व में भी समाज में तेजी से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। वो क्या थे? तो महाजनपदों का उदय हो रहा था। और हमने डिस्कस किया कि महाजनपदों के उदय से कितने दूरगामी और कितने प्रोफाउंड सोशल चेंजेस जुड़े हुए हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों जीवनों में बदलाव आ रहा था। भाई अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष होगा तभी तो महाजनपद आएंगे, और अधिशेष जो होगा उसका बराबरी में तो वितरण होगा नहीं,
तो यहां भी अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ने लगेगा। तो यहां भी परिवर्तन आ रहा है। कुछ लोगों को नई जीवन शैली पसंद नहीं आ रही है, कुछ घुमंतु जीवन को पसंद करते थे, लेकिन समाज जो है अब खेती में ज्यादा ध्यान देता है, सामाजिक असमानता बढ़ रही है। शहरी जीवन में क्या हो रहा है, एक तरफ वर्ण व्यवस्था कह रही है कि छुआछूत होना चाहिए, कुछ व्यवसाय निचले कैटेगरी के हैं तो कुछ ऊपर की कैटेगरी के हैं, लेकिन शहरी जीवन में तो आसपास में आपको रहना ही होगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप वहां छुआछूत नहीं कर सकते। तो ऐसे कई भौतिक परिवर्तन थे जो नए विचारों को जन्म दे रहे थे। और एक्चुअली और भी कई एंगल्स हैं, जैसे कि जो ब्राह्मणिकल ग्रंथ हैं उनका जो व्यापार को लेके उनका क्या मत है, उनका जो बलि दी जाती है यज्ञों में उनको लेके क्या मत है, उन और भी कई कारक हैं जो इस चैप्टर इस बुक के मतलब परव्यू से बाहर हैं, लेकिन वो रेगुलर कोर्सेज में दिखने मिलते हैं आपको। तो कई विचारकों ने इन परिवर्तनों को समझने की कोशिश की, जिनमें सबसे मुख्य थे बुद्ध और जैन चिंतक और उपनिषदी रचनाकार। देखिए यहाँ पे चिंतक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, धर्म का नहीं। आज के समय में बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो धर्म है, लेकिन किसी भी धर्म की शुरुआत होती है एक मूवमेंट से, एक आंदोलन से, एक सामाजिक आंदोलन से। और हमेशा एक सामाजिक आंदोलन के पीछे होते हैं कुछ चिंतक जो किसी भी सामाजिक स्थिति को मतलब क्वेश्चन करते हैं, नए प्रश्न उठाते हैं, और उन्हीं के प्रश्नों से, उन्हीं के दिए गए सुझावों से सामाजिक आंदोलन शुरू होता है, जो बाद में हो सकता है धर्म का एक सेपरेट धर्म का रूप ले ले। और दूसरी तरफ है उपनिषदिक रचनाकार। तो यही इसको हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ बुद्ध के लाइफ के बारे में थोड़ा बताया गया है, और बुद्ध और महावीर का जो लाइफ जो है वो काफी उसमें सिमिलैरिटी है। जैसे क्या सिमिलैरिटी है कि बुद्ध शाक्य गण से थे और क्षत्रिय थे, महावीर भी क्षत्रिय थे। उन्होंने ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ा और कई वर्षों तक भटकते रहे, अन्य विचारकों के साथ चर्चा की। महावीर के केस में भी यही है। उन्होंने अंततः अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान लगाया। यहां उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम कभी कभार प्रबोधन भी कहते हैं, इनलाइटेनमेंट। ठीक है, यहां उनको इनलाइटेनमेंट हुआ। तब वह सारनाथ गए। सारनाथ वाराणसी के पास है, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ये जो इवेंट है इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उन्होंने अपना शेष जीवन पद यात्रा करते हुए जगह जगह जाकर धर्म का मार्ग दिखाने में बिताया, और अंत में कुशीनारा में, जो कुशीनगर, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, कुशीनगर है, वहां उनकी मृत्यु हुई। और लगभग महावीर की जो लाइफ की जर्नी भी वो यही है। और ये क्या दिखाता है कि बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन की कहानी भौतिक प्रगति से असंतोष का एक अच्छा उदाहरण है। आपको अगर ये कहानी पता हो तो आपको याद होगा कि एक बार गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे तो वो सैर पे निकले, और उन्होंने एक मृत व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, इन दैट ऑर्डर। और इससे उनका जो समाज से मोह भंग हुआ, उन्हें लगा कि नहीं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति की जरूरत है। दूसरी तरफ जो जैन सिद्धांत हैं वो भी नैतिक क्षय की चिंता दर्शाते हैं। जो 5 जैन सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अष्टेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये क्या है? ये इतने स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज हैं, इतनी ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं आप चिंतित हैं कि समाज में इन वैल्यूज के डिक्लाइन से आप चिंतित हैं। तो ये भी नैतिक क्षय की ओर चिंता करते हैं। बता रहे हैं आप कि सत्य बोलिए, अहिंसा मतलब हिंसा मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, ज्यादा धन को इकट्ठा मत कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो कहीं ना कहीं आप ये दिखाते हैं कि आप समाज में जो नैतिक क्षय हो रहा है उसके लिए आप चिंतित हैं। दूसरी तरफ बुद्ध ने प्राकृत में क्यों उपदेश दिया? जब वेदों को पुरानी संस्कृत में लिखा गया है, जो स्वाभाविक है कम ही लोग पढ़ते और बोलते होंगे, तो बुद्ध ने क्यों चुना प्राकृत में उपदेश देना, जो कि आम जनता की भाषा थी? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो नैतिक क्षय है ये आम तौर पर हो रहा है, ये सिर्फ धनी वर्ग की समस्या नहीं है। तो क्यों ना मैं अपना संदेश आम जनता तक ले जाऊं, ताकि उन्हें एक नैतिक जीवन जीने में सहायता हो। ठीक है,
जो बाकी का चैप्टर है वो संघ प्रणाली के विकास, मठों के विकास, स्तूप आर्किटेक्चर के विकास और त्याग की परंपरा के विकास के बारे में बात करता है। जैसे कि जब बुद्ध के जो अपने जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उन्हें एक संघ के तौर पे ऑर्गेनाइज किया और बताया कि आपको, जैसे बुद्ध पूरे जीवन घूम घूम के धम्म का प्रचार करते रहे, धम्म का संदेश देते रहे, उसी प्रकार उन्होंने कहा कि आपको भी घूम घूम के दुनिया पूरे देश में इसको प्रचार करना है। और साल में शुरू शुरू में उन्हें बस साल भर में मॉनसून का जब सीजन आए तब कहीं विश्राम करना था, चाहे वो किसी मतलब अपने किसी शिष्य के यहाँ विश्राम कर सकते थे, चाहे वो गुफाओं में विश्राम कर सकते थे, बगीचों में विश्राम कर सकते थे, या अस्थायी जगहों पर विश्राम कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ और मंक जुड़ते गए और बुद्धिस्ट जुड़ते गए और उनके अनुयायी बढ़ते गए, तो क्या हुआ कि ये अस्थायी निवास स्थायी निवास में बदलते गए। अब मान लीजिए कोई जो मंक है, जो कोई बुद्धिस्ट मंक है, वो बूढ़े हो गए और अब वो इतनी यात्रा नहीं कर सकते, या किसी की तबीयत खराब है तो अब वो इतनी यात्रा नहीं कर सकते, या किसी को ध्यान लगाने के लिए, अब अगर आपको मान लीजिए ध्यान लगाना है, आपको मेडिटेशन करना है, तो आप घूम घूम के तो मेडिटेशन कर नहीं सकते, आपको किसी एक जगह रुकना होगा कुछ समय के लिए। तो जैसे जैसे बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे जो अस्थायी जगहें थी ये स्थायी संघों में बदलने लगे। ठीक है, और इन संघों का जो गवर्नेंस था, वो जो हमने पीछे संघ देखे, जो गणराज्य देखे, उनसे मिलता जुलता था। दूसरी तरफ यही तो जब संघ परमानेंट हो गए, ठीक है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनने लगे, तो मठों का विकास हुआ जहां बुद्धिस्ट मंक रहा करते थे। दूसरी तरफ जो स्तूप निर्माण की प्रथा है, ये बुद्ध काल से पहले से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि किसी कबीलाई लीडर को या किसी ऋषि के सम्मान में स्तूप बनाए जाते थे। बाद में बुद्धिज्म से ये जुड़ गया और फिर ये एक बुद्धिज्म के साथ ही जुड़ा रहा। ये बुद्धिज्म का एक एक्सक्लूसिव ट्रेडिशन हो गया। होता क्या है स्तूप में, जैसे कि बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके जो रेलिक्स थे उनको अलग अलग स्तूपों में रखा गया। बाद में और जो फेमस बुद्धिस्ट मंक हुए या कोई ऐसे राजा जिन्होंने बुद्धिज्म को बहुत संरक्षण दिया, तो उनके लिए भी स्तूप बनाए जाते थे। फिर धीरे धीरे जो चैत्य हॉल होता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट जो साधु होते हैं वो प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उस चैत्य हॉल के पीछे की तरफ भी एक स्तूप बनाया जाता है। तो ऐसे स्तूपों का भी विकास हुआ। पहले लकड़ी के बनते होंगे, बाद में उन्होंने पत्थरों के, ईंटों के बनाने शुरू किए, बाद में गुफाओं में से उनको तराशना शुरू किया। तो ऐसे ही क्या है कि इन सब प्रथाओं का विकास हुआ। और एक बात है, ये त्याग की परंपरा। देखिए, इस समय में मात्र बुद्धिज्म और जैनिज्म में ही त्याग की परंपरा नहीं आई। ठीक है, वैदिक जो समाज था वहां भी जो 4 आश्रमों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो यहां भी त्याग की अवधारणा है। दूसरी तरफ जो बुद्धिस्ट थे और जैन थे वो मानते थे कि आपको अगर जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना है, आपको चाहे प्रबोधन चाहिए, तो आप ये समाज में रहते हुए नहीं पा सकते। इसके लिए आपको समाज को छोड़ना होगा, आपको जो बुद्धिस्ट संघ है उसका अनुयायी बनना होगा, आपको जो अष्टांग मार्ग कहा जाता है बुद्धिज्म में, इसको फॉलो करना होगा। तो ये जो त्याग की परंपरा भी है इस समय में फेमस हुई। और जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो सामाजिक संदेश था, हमने पहले देखा कि कैसे वो अलग अलग कुरीतियों को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये वास्तव में एक क्रांति था। कैसे? एक सिंपल मैसेज देखिए आप यहाँ पे, कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वो अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। तो ये बात करते हैं इक्वालिटी की, समानता की, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी की, कि भाई इंसान का व्यवसाय क्या है ये महत्व नहीं रखता है, उसका कहाँ जन्म हुआ है ये महत्व नहीं रखता है, वो पुरुष है या स्त्री ये महत्व नहीं है, वो अमीर है या गरीब, वो क्या भाषा बोलता है, उसका रंग क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और ये सारे संदेश आज भी उतने ही रिलीवेंट हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं। इसलिए जो बुद्धिज्म है ये, मतलब बुद्धिज्म
बुद्धिस्टों ने क्या किया कि उन्होंने भिक्षुओं को भी अलाउ, ये महिला भिक्षुओं को भी अलाउ किया कि आप आइए हमारे संघ में जुड़िए। ठीक है, तो ऐसे कई संदेश हैं बुद्धिज्म के जो आज भी रिलेवेंट है, इसलिए ये आंदोलन है जो आज भी रिलेवेंट है। और आप देखेंगे कि भारत में दलित समुदाय को इंस्पायर आज भी ये करता है, क्योंकि जो इक्वालिटी है उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इक्वालिटी है बुद्धिस्ट सोर्सेज में। ठीक है, प्रीलिम्स में कुछ प्रश्न डेवलप किए जा सकते हैं यहां से, जैसे कि तन्हा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बुद्ध ने कहा कि भाई जो संसार है वो दुख से भरा हुआ है, और उस दुख का कारण क्या है? डिजायर। ठीक है, आप किसी चीज को चाहते हैं, वो आपकी जो डिजायर है वो दुख का कारण है, जिसे उन्होंने तन्हा कहा था। ठीक है, आप जब इस डिजायर को या इस चाह पे काबू पा लेंगे, ठीक है, अष्टांग मार्ग को पे चलकर, तो आपको प्रबोधन हो जाएगा। तो ये तन्हा शब्द का ये अर्थ है। ये प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बना सकते हैं इसके से ऊपर से, कि अलग अलग आपको उसका ऑप्शन देंगे। फिर बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे? यहां पे दिया हुआ है प्राकृत। और चैत्य और विहार में क्या अंतर है? तो जब हमने बात की बुद्धिस्ट मठों का विकास हुआ, पहले ये अस्थायी हुआ करते थे, बाद में जैसे जैसे बुद्ध धर्म का प्रचलन हुआ तो स्थायी मठ भी बनने लगे। तो मठों में अब चाहे वो ईंटों से बनाए गए हों, चाहे वो गुफाओं में बनाए गए हों, या चाहे पत्थरों से बनाए गए हों, दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते थे। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ चैत्य मिलेगा, कहीं कहीं पे सिर्फ विहार मिलेगा, लेकिन कई जगहों पर ये दोनों होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अजंता अलोरा। तो विहार जो है वो भिक्षुओं के आराम करने की जगह है, और ये आराम भी जैसे हम और आप आराम करते हैं वैसे नहीं, तकिया पलंग, वो आराम भी आप अगर कभी जाएंगे जनता अलोरा तो समझ नहीं आएगा कि कैसे यहां कोई आराम कर सकता है। दूसरी तरफ ये ध्यान लगाने के लिए थे चैत्य जो हॉल होते थे, और कई बार चैत्य हॉल के दरवाजे से एकदम सामने की तरफ आपको स्तूप बनाया गया होगा। ये भी आप अजंता एलोरा में देखेंगे कि अगर चैत्य हॉल में आप एंटर करते हैं तो जो ऑपोजिट वॉल होगा उसकी तरफ एक स्तूप बनाया होगा। ठीक है, अब बात आती है उपनिषद की। तो उपनिषदों को उत्तर वैदिक ग्रंथों में शामिल किया गया है, और उपनिषद के जो वेदांतिक दर्शन जो कहा जाता है, क्योंकि देखिए एक वर्ड है वेदांतिक दर्शन, चूंकि उपनिषद सबसे अंत में लिखे गए थे, जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें उपनिषद सबसे अंत में लिखे गए थे, इसलिए उपनिषदों के आधार पे जो फिलॉसफी, जो दर्शन डेवलप हुआ है उसे वैदांतिक दर्शन कहा जाता है। ठीक है, पहले 4 वेद आए, जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद था, फिर उसके बेसिस पे ब्राह्मणास लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, वेदांग लिखे गए। और वेदांग ये जो उत्तर वैदिक काल के कर्मकांड और सामाजिक रूढ़िवाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। हमने वहां देखा कुछ टेबल पहले, हाँ, यहां लिखा है एक पॉइंट ये कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, और एक पॉइंट यहां था कि कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। क्यों नहीं मानेंगे? जब राजा की राजनीतिक ताकत में और आर्थिक ताकत में वृद्धि हो रही है, तो वो कोई अगर कर्मकांड करते वक्त ये क्यों माने कि ब्राह्मण जो है वो हमसे ऊपर है या हमसे सर्वोपरि है? तो वो स्वाभाविक था कि वो चाहेंगे कि नहीं, ये जो सोशल ऑर्डर है, जो कॉस्मिक ऑर्डर है, उसमें क्षत्रियों को आगे रखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ और भी कई सारे असंतोष के कारण थे, तो इन सभी असंतोषों के कारण ठीक है, इन सभी असंतोषों के कारण जो है उपनिषदों में देखने में आता है कि वो जो बलिदानों को हैं या और कई भी वैदिक आइडियाज को चैलेंज करते हैं। उपनिषदिक विचारकों ने कठिन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की, जैसे कि मृत्यु के बाद जीवन, बलिदानों का सही अर्थ, जो नचिकेत की कहानी है, वो आपको ध्यान होगा कि वो
देखते हैं कि कैसे उनके पिताजी जो बलिदान दे रहे हैं यज्ञों में, वो कैसे उसको लेकर सिंसियर नहीं है, तो वो उनको उस पर फिर डाउट होता है कि भाई मतलब क्या हो गया फिर बलिदानों का। दूसरा, देखिए फर्क ये हो गया था कि ऋग्वैदिक समाज में यज्ञ तो होते थे, बलिदान भी होता था, लेकिन वो सिंपल थे, ठीक है। उत्तर वैदिक समाज में यज्ञ ही धर्म के केंद्र में आ गया था, ठीक है। उत्तर वैदिक समाज आते आते यज्ञ और बलिदान धर्म के केंद्र में आ गए थे कि आपको कुछ भी करना है, आपके जीवन में कोई भी प्रसंग है, आप यज्ञ कीजिए, जितना ज्यादा बलिदान हो सकता है कीजिए। तो ये समाज के में स्थिरता के लिए खतरा हो गया था। तो यहां पे क्या ये सवाल किया गया है कि बलिदानों का अर्थ क्या है, भाई अगर हम किसी चीज की बलि देते हैं तो क्यों हम देते हैं। सवाल यह है कि आप एक अच्छा जीवन इसका मकसद है, क्या मकसद है इसका। तो ऐसे सवाल किए गए उसमें, और आत्म और ब्रह्म जैसी शाश्वत अवधारणाएं, इन चीजों के ऐसे कठिन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की गई कि भाई क्या आत्मा है, क्या ब्रह्म है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहां जाती है, क्या वो ब्रह्म से मिल जाती है, क्या वो स्वर्ग जाती है, क्या वो नर्क जाती है, स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ता है, नर्क क्या नहीं करेंगे तो नर्क जाएंगे। तो ऐसी जो गूढ़ बातें थी उसे उपनिषदिक विचारकों ने समझने की कोशिश की। इन अवधारणाओं को अक्सर बातचीत के रूप में समझाया जाता है, जैसे कि श्वेत केतु की पिता से बातचीत, जो बताते हैं कि आत्मा जो है वो कैसे एक फल का इसेंस है, जो उसका बीज है वो आत्मा है, ठीक है। याज्ञवल्क्य की अपनी याज्ञवल्क्य ये संहिता है, उसमें कैसे वो अपनी मतलब पत्नी से बात कर रहे हैं और वहां पे कैसे वो ब्रह्म और आत्मा के आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं। फिर कुछ हैं जैसे कि कुछ स्लोगन जैसे हो गए आज के टाइम में, तो जैसे कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, या तत्त्वम असि, मैं ही वो हूं, यानी कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो ये इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि आपको ज्ञान की जरूरत है। बलिदान, आपको जो यज्ञ और बलिदान है उससे आप पुण्य तो कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है तो आपको सही ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ज्ञान आपको तब मिलेगा जब आप आत्मा और ब्रह्म के की जो एकता है, जो वननेस है, उसको समझेंगे। तो ये सब आइडियाज इसमें दिए हुए हैं। मुख्यतः ये पुरुषों के द्वारा लिखे गए थे, जिसमें ब्राह्मण और राजा दोनों होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी महिलाएं और उपेक्षित वर्ग के लोग जैसे कि सत्यकामा जबला, इनमें ये भी हैं इसमें। अच्छा, इस वेदांतिक दर्शन का और आधुनिक वेदांतिक दर्शन का लिंक जो है वो शंकराचार्य हैं, ठीक है। उन्होंने ही कहा था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उन्होंने अद्वैतवाद की जड़ रखी थी, और उनका अद्वैतवाद है वो बद्रायण के ब्रह्म सूत्र पे आधारित है, जो कि उपनिषदिक वेदांतिक दर्शन पे एक कमेंट्री के टीका टिप्पणी के तौर पर लिखा गया है। जो वहां पे टेबल दिया गया था उसी को थोड़ा सा काट के यहां दिया गया है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए कई राजाओं ने भी योगदान किया उपनिषदों के लिखने में। आपको ध्यान होगा कि बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को सही नहीं मानते थे। अब अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे वर्ण में जन्मा है जिसे इस वैदिक परंपरा में निम्न वर्ण का माना जाता है, और लेकिन वो अपने हिसाब से एम्बिशियस है, टैलेंटेड है, तो ऑब्वियसली इस ट्रेडिशन को चैलेंज करेगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान का संपन्न करने का अधिकार सबका हो, इक्वालिटी, समानता की बात करते थे। कई लोग छुआछूत की आलोचना करते थे। तो ये सारे अलग अलग चैलेंजेस थे। जो देखिए, जो मुख्य आइडिया है कि ब्रह्म और आत्मा के बीच की जो वननेस है, जो उसको कि ब्रह्म ही कि मैं ही ब्रह्म हूं या मैं ही वो हूं, ऐसे कोर आइडियाज के साथ ऐसे सोशल मैसेजेस भी उपनिषदिक फिलोसफी के पार्ट हैं। उसके बाद चैप्टर आता है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। देखिए, हालांकि पॉलिटिकल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक लिंक देख लेते हैं। महाजनपद काल की शुरुआत हुई, आप ये पता है, लगभग 500 BCE में, ईसा पूर्व में। 16 महाजनपद थे, उसमें से मगध महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण हो गया।
उसके कई भौतिक कारण थे और कई उसके महत्वाकांक्षी राजाओं के द्वारा। जो सबसे अंतिम मगध, जो नंद डायनेस्टी थी, मगध एम्पायर की सबसे अंतिम डायनेस्टी, और उसे पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। अपने पहले लेक्चर में जब हमने बात किया था तो आपको याद होगा कि जब अलेक्जेंडर का भारत पे आक्रमण हुआ था तब उससे चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे, ठीक है, और उन्होंने फिर वहां से मौर्य एम्पायर की नींव रखी और अंत में उन्होंने धननंद को हरा के मौर्य एम्पायर की नींव रखी। और जो अशोक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे। ये जो लायन कैपिटल है, ठीक, कैपिटल मींस जो अशोक जो पिलर होता है, अगर मान लीजिए ये कोई पिलर है तो उसके टॉप पे ये कैपिटल लगाया होता है, ठीक है। ये अगर कोई पिलर है तो उसके टॉप पे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना होगा जिसपे यहाँ पे लायन पिलर ये है। ये जो है सारनाथ से लिया गया है, जो अभी वाराणसी के पास है, ठीक है। 4 शेर हैं, यहाँ पे बीच में एक चक्र है, और एक्चुअली 4 एनिमल्स हैं और चारों एनिमल्स के बीच बीच में एक चक्र है। तो ये चक्र भी और ये अशोक स्तंभ भी, ये जो भारत का राज्य चिन्ह है। तो आप इस बात को, अशोक का भारत के इतिहास में क्या महत्व है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो भारत का राज्य चिन्ह है वो ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो अशोक क्यों महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, पहले ये अशोक के महत्व को समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि अशोक के बारे में हम जानते क्या है, यानी कि हमारे स्रोत क्या है। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत आएंगे, ठीक है, और गैर धार्मिक स्रोत आएंगे। मतलब जो ऐसी किताबें या जो धर्म के अलावा किसी और चीजों के मुद्दे पर लिखी गई थी। धार्मिक में चूंकि अशोक बुद्ध धर्म के अनुयायी थे तो बुद्ध धर्म की किताबें महत्वपूर्ण होंगी। उसके अलावा जो ब्राह्मणिकल या उसके अलावा जो जैन की सोर्सेज हैं उनका भी महत्व है। देखिए, यहां पे हम हिंदू धर्म कहने की जगह ब्राह्मण धर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है आधुनिक हिंदू धर्म से थोड़ा अलग है। इसमें कई सारी परंपराएं हैं जो आधुनिक हिंदू धर्म में नहीं है, या आधुनिक धर्म की कई सारी परंपराएं हैं जो इसमें नहीं दिखाई देती हैं। इसलिए इस वक्त यहाँ पे हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो बुद्ध धर्म के जो किताबें हैं वो हैं। गैर धार्मिक में आप देख सकते हैं जैसे कि किसी का काव्य हो गया, जैसे कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस जो गुप्त पीरियड में लिखा गया था। फिर अर्थशास्त्र हो गया, चाणक्य द्वारा लिखा गया। और फिर इंडिका जो है मेगास्थीन्स नाम के व्यक्ति ने लिखी गई थी, उनके बारे में आगे पढ़ते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे पहले आते हैं अशोक के अभिलेख, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ उसके प्रकार हैं लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसे लेकिन अभी जानने की जरूरत नहीं है। और दूसरे हैं शहरों की जो खुदाइयां हुई हैं इस पीरियड में, ठीक है, शहरों से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि पटना के पास एक जगह है, कुमराहर नाम का गांव है, और पटना के पास 2 गांवों से आपको पाटलिपुत्र के जो अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आपको सबसे मुख्य तो मेरे ख्याल से अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख हैं, और अशोक के बारे में महत्तम जानकारी हमें अभिलेखों से ही मिली है। तो ये मुख्य तौर पे 2 प्रकार के स्रोत हैं। देखिए, यहाँ 6ठी कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए इतना इंफॉर्मेशन इनफ है। बाद में जब आप हिस्ट्री को ऑप्शनल के तौर पे लेते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे अलग अलग सोर्सों का क्या महत्व है, कैसे हमें उन सब को एक साथ देखना चाहिए इत्यादि। और सबकी अपनी अपनी जो लिमिटेशंस हैं वो भी डिस्कस होता है वहां पे। कुछ समय पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि ब्राह्मी लिपि को किसने सुलझाया। जो अशोक के अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न था कि किसने सुलझाया था। इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉई थे,
उन्होंने ब्राह्मी लिपि को सुलझाया, तभी इस दुनिया को पता चला कि अशोक नाम का एक महान शासक हुआ था। हमने अभी बात की थी कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका जो है ये एक इंपॉर्टेंट साहित्यिक साक्ष्य है। तो उन्होंने पहले तो राजा की जीवनचर्या को और बाद में पाटलिपुत्र राजधानी को डिस्क्राइब किया है इंडिका में। लेकिन ये थे कौन? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। एक्चुअली सेल्यूकस निकेटर ये जो अलेक्जेंडर के यहाँ पे जो पश्चिम एशिया का भूभाग जो अलेक्जेंडर ने जीता था, वहां अलेक्जेंडर के बाद इन्होंने राज्य किया। तो ये उनके एक दूत थे और ये मेगास्थनीज ने जो भी देखा उसका उन्होंने वर्णन किया। क्या लिखा उन्होंने कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं, ठीक है। उन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो कितना अजीब डिस्क्रिप्शन है, इसको यहां देखिए। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखता है ताकि कोई जहर ना दे दे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते। देखिए यहाँ पे राजगद्दी हासिल करने के लिए हिंसा कोई नई बात नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है। और फिर उन्होंने पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना को भी डिस्क्राइब किया है। हालांकि यहां पे लिखना चाहिए था कि पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के पास है। आधुनिक पटना तो अलग है पाटलिपुत्र से, उसके तब अवशेष बचे हुए मात्र। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि पुरातात्विक खुदाइयों में चीजें हमें क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि लकड़ी और कच्ची ईंटें जो हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगी, ठीक है, वो अब तक बचेंगी नहीं। बचेगा क्या? मुश्किल से अगर पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया कोई चीज है तो पत्थर या धातु से बनाई हुई चीजें मिलेंगी। लेकिन जो धातु की चीजें होंगी उनमें भी बहुत उनका इरोजन हो चुका होगा। तो काफी कम चीजें सर्वाइव करती हैं आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से एक जो साहित्यिक स्रोत है वो भी आपको जानकारी दे सकता है। अब इस मैप में मतलब अशोक के प्रमुख अभिलेख कहां कहां से हमें मिले हैं ये बताया गया है। देखिए इन जगहों से हमें मिले हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि इन्हीं जगहों पर हैं। यहां पे हमें कोई अभिलेख नहीं दिखाई दे रहा है, यहां नहीं दिखाई दे रहा है, यहां नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्षेत्र पूर्णतया अशोक के सीमा क्षेत्र से, मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र से बाहर थे। ये हो सकता है कि यहां पे अभी हमें नहीं मिल रहा। और आप इसका रेंज देखिए, कर्नाटक से लेके कांधार तक। यह हो सकता है कि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बना दिया जाए इसके बेसिस पे। अगर कोई चीज 6ठी कक्षा के मैप में दिया गया है तो उसके बेसिस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो बन ही सकता है। और कुछ जगह बहुत फेमस है, जैसे कि धौली बहुत फेमस है, कौशाम्बी फेमस है, सारनाथ फेमस है, लुम्बिनी फेमस है। लेकिन आपसे पूछ दे कलसी या दिल्ली पूछ दे कि भाई इन निम्न जगहों में से किन जगहों पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, और दिल्ली रख देता, आपको लगेगा कि नहीं तो ट्रिक क्वेश्चन है, दिल्ली कहां से हो सकता है। बट दिल्ली भी आपके आंसर में आएगा। कांधार, लंपक, ये लमघान मॉडर्न जगह है जलालाबाद के पास, पाकिस्तान में 2 जगह है। तो एटलीस्ट इस मैप में जो जगह दिए हुए हैं इनको याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। एक अच्छा प्रश्न है कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। देखिए हमने पहले बात की थी कि भाई महाजनपद के जो राजा थे उन्हें भी अपने किलेबंदी करने के लिए राज्य या अपने सैनिक सेना को वेतन देने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, नौकरशाही चलाने के लिए कर की जरूरत, आमदनी की जरूरत थी। आमदनी के लिए नियमित कर चाहिए, भेंट पे निर्भर नहीं रह सकते। तो उन्होंने क्या किया, कृषि पे टैक्स कर लगाया, अलग अलग व्यवसायों पे कर लगाया, व्यापार पे कर लगाया,
और ये सब तब मुमकिन हो पाया जब पहले एक कृषि अधिशेष आया। ठीक है, तो साम्राज्य चूंकि राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में और ज्यादा संसाधन चाहिए। ठीक है, 16 महाजनपद थे, एक साम्राज्य था। स्वाभाविक है, एक साम्राज्य एक महाजनपद से तो कहीं ज्यादा संसाधन खाए लेगा ही लेगा। इन्हीं कारणों से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की जरूरत थी। सारा खेल कर का है कि आप कर कितनी इफिशिएंट तरीके से और कितनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए हमें इनके एडमिनिस्ट्रेशन को, राज्य व्यवस्था को देखना होगा। तो ये कि एक साम्राज्य अलग अलग हिस्सों पर, एक साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन करना पड़ेगा। आज के समय में क्या है, आज के समय में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो टेलीकम्युनिकेशन है, संचार है, यातायात के जो तरीके हैं, वो बहुत डेवलप्ड है, एडवांस है। देश के किसी भी कोने में कोई घटना होती है तो मिनटों में उसकी जानकारी राजधानी तक पहुंचाई जा सकती है, मिनटों में निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय को मिनटों में अमल भी कर दिया जाएगा। तो आप एक पूरे देश को एक समान तरीके से, एक समान कानूनों की सहायता से, एक समान प्रशासनिक ढांचे से आप उसको शासन कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में तो संभव नहीं है। अगर कुछ कर्नाटक, अब मान लीजिए कुछ ये मॉडर्न मुंबई के पास है और ये पाटलिपुत्र हो गया राजधानी, यहां कुछ दुर्घटना घटी या कोई लोकल लेवल पे कोई रेबेलियन हो गया, जब तक यहां से इंफॉर्मेशन राजधानी जाएगी और जब तक यहां से सेना भेजी जाएगी, तब तक तो ये आपके क्षेत्र से निकल गया। ये जो देश का भाग, आपका साम्राज्य का भाग है, इस पे से आपने काबू खो दिया। तो तकनीकी बैकवर्डनेस की वजह से आप साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन करेंगे। कैसे? तो पहले आएगा पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होगा। सीधा नियंत्रण मींस यहां से कर एकत्रित करने के लिए, अनुशासन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिफेंस के लिए जो भी डिसीजन है उसमें सम्राट या तो स्वयं डिसीजन लेगा या उसको बहुत ही नजदीक से नियंत्रण में रखेगा। जो कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, जो नौकरशाहों की नियुक्ति करनी है, जो सेना की भर्ती करनी है, सेना को कहां पोस्ट रखना है, ये सारे डिसीजंस में जो है, जो सम्राट है वो काफी व्यक्तिगत लेवल पे इन्वॉल्व होगा, राइट। लेकिन जो छोटे छोटे प्रांत हैं, हमने पिछले उसमें देखा मैप में कि दो इनके प्रांतीय राजधानी दिए हुए थे, एक तो उज्जैन और दूसरा तक्षशिला। ठीक है, दो प्रांतीय राजधानियां दी हुई थी। तो छोटे छोटे प्रांतों की राजधानी में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता था और कई बार जो राजकुमार होते थे उन्हें ही राज्यपाल बनाया जाता था। जैसे कि अशोक स्वयं सम्राट बनने के पहले उज्जैन प्रांत में शासन करते थे। यहां पे सम्राट का निरीक्षण तो रहता है, लेकिन स्थानीय परंपरा के अनुसार शासन चलाना पड़ता है। देखिए, सम्राट यहां पे राजकुमार को राज्यपाल बनाएगा, प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, समय समय पर हो सकता है कि पाटलिपुत्र से यहाँ पे डेलीगेशंस भी भेजे जाएं विजिट के लिए। ये सम्राट इस बात की जानकारी लेगा कि भाई कितना कर, पिछले साल कितने कर की उगाही हुई, कितना खर्च हुआ। लेकिन ये इस ब्रॉड कंट्रोल के अलावा जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डे टू डे राज्य व्यवस्था है, उस मामले में जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो राजकुमार है, जो राज्यपाल है, उसे काफी स्वायत्ता होगी और स्वायत्ता देनी पड़ेगी, क्योंकि वो हर बात के लिए, निर्णय के लिए राजधानी की ओर नहीं देख सकता। दूसरी बात, चूंकि इतनी दूर है राजधानी, सेना को आने जाने में इतना वक्त लगेगा, तो आप जो हैं, आपको स्थानीय जो प्रथाएं हैं, ठीक है, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय कबीले हैं, वो जिस हिसाब से अपना शासन चलाते आए हैं उस हिसाब से आपको शासन चलाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे, बगावत हो जाएगी एकदम से और वो क्षेत्र जो है वो आपके अधीन नहीं रह जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। तो तीसरा पार्ट आता है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच एक विस्तृत क्षेत्र था जिसमें मौर्य मात्र नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखते थे, चाहे नदियों का रास्ता हो, मार्गों। अब यहां से आप देखिए कि आप उत्तर भारत में पाटलिपुत्र से आप मेरठ, इतना डिस्टेंस है। मान लीजिए मेरठ एक जो है किसी प्रादेशिक राजधानी है, ठीक है,
तो मेरठ पे आपका एक बढ़िया मात्रा में कंट्रोल है, पाटलिपुत्र आपका जो कोर क्षेत्र है। लेकिन इसके बीच में जो इतना लंबा जल मार्ग और थल मार्ग है, आप कोशिश करेंगे कि नहीं इस क्षेत्र में रहने वाले सभी कबीले या सभी छोटे छोटे राज्य कम से कम इन मार्गों पर तो नियंत्रण बना रहे, ताकि यातायात और संचार चलता रहे ठीक से। इसके अलावा सीमांत समाज जो साम्राज्य की सीमाओं पर रहते हैं, जनजातियां, जंगलों में रहने वाले इत्यादि से नजराना लिया जाता था। नजराना क्या है? ये कर नहीं होता है, ये एक प्रकार का भेंट होता है जो इतना रेगुलर नहीं होता है। अगर कोई कबीला है या कोई जंगलों में रहने वाला समाज है जो शिकार करता है, तो आप शिकार करने के बाद जानवरों के जो स्किन थे, जो लेदर है, वो लेदर को आप एक ट्रिब्यूट के तौर पे, नजराना के तौर पे प्रांतीय अधिकारियों को देंगे, वो उसको टैक्स के बदले में स्वीकार करेंगे। जैसे कि अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो हो सकता है कि इन एरियाओं पे साम्राज्य का सीधा नियंत्रण ना हो, मौर्य साम्राज्य का, और वो जो इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं थी उन चीजों को नजराने के तौर पे ले, ना कि जो रेगुलर कर है उसके तौर पे। दूसरी एक चीज कि साम्राज्य में राज्य व्यवस्था यहां पर तो एक ऊपर ऊपर से एक सिंप्लीफाई करके दे दिया गया है, लेकिन इसकी निटिग्रिटी क्या है? मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकरण के स्तर को लेके एक ये अच्छा खासा इतिहास लेखन का डिबेट है। तो ऐसे जो डिबेट्स हैं वो कि मतलब एक पक्ष क्या कहता है, रोमिला थापर का क्या मत है, उपेंद्र सिंह का क्या मत है, एक इस पे दूसरे जो विद्वान हैं उनका क्या मत है, ये सब चीजें आप जब ऑप्शनल के तौर पे इसको पढ़ते हैं इतिहास को, ठीक है, वैकल्पिक विषय के तौर पे, तब आप उसको देखेंगे। अशोक एक अद्वितीय शासक। हमने चैप्टर के शुरू में देखा था कि जो अशोक स्तंभ है उसको भारत के राज्य चिन्ह के तौर पे स्वीकार किया गया है। क्यों? कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए अशोक की। यूनिकनेस ये है कि ये पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। देखिए, राजाओं ने पहले भी लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की होगी, बट ये पहले थे जिन्होंने शिलालेख बनवाए। शिलालेख वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए होते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कलिंग युद्ध, सब जानते हैं कि कलिंग युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ, जिससे अशोक को अफसोस हुआ और उन्होंने धम्म का रास्ता चुना। लेकिन हम इसके बारे में जानते कैसे हैं? तो हम इसके बारे में जानते हैं स्वयं अशोक से। ये हमें कोई और नहीं बता रहा है, अशोक स्वयं बता रहे हैं कि इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, कि उन्हें बहुत दुख हुआ इस बात का। क्या उन्हें दुख किस बात का था? कि भाई जब भी कोई स्वतंत्र देश को जीता जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, जो अच्छे लोग हैं और दासों और मृतकों के प्रति दयावान रहते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं। मतलब उनका कहना है कि जो अच्छे लोग हैं उनका भी नुकसान होता है। सिर्फ पापियों को दंड नहीं मिलता, अच्छे लोगों को भी बिना उनकी गलती के दंड मिलता है। ठीक है, तो उन्हें इस बात से दिक्कत है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से बहुत अच्छा है। देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड है सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। तो अशोक को लगा कि ये जो हार्ड पावर का इस्तेमाल करने से बेहतर है सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके लोगों के राज्य ना जीते जाएं, उनकी जमीन ना जीता जाए, उनका दिल जीता जाए। ठीक है, तो वो सॉफ्ट पावर की ओर बढ़ना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसलिए उन्होंने अभिलेख बनाया। सिर्फ एक किताब में कोई लिख के नहीं छोड़ दिया, या ऐसा नहीं कि अपने डेथ बेड पर हैं, अब वो मरने वाले हैं तो अपना उनका जो अगला राजा होगा उसे वो बस कुछ उपदेश दे रहे हैं। वो अभिलेख लिख के जा रहे हैं ताकि जनता ये समझे कि राजा को कैसे अपनी
राज्य चलाना चाहिए, और जब वो वैसे ना चलाए तो जनता उन्हें याद दिला सके कि आपके जो पूर्वज थे अशोक, वो तो ये बातें कह के गए थे। तो एक तरीके से वो अपने बेटे और पोतों को अकाउंटेबल बना रहे हैं धर्म के लिए। तो स्वयं अशोक ने बताया कि कलिंग युद्ध ने उन्हें कैसे बदला। कलिंग कहां है? मॉडर्न उड़ीसा में। ये रहा कलिंग क्षेत्र है। इसके अलावा अशोक के सामने और भी कई चैलेंजेस थे, राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक। कैसे? भाई अशोक का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, स्वाभाविक है उसमें राजनीतिक और सामाजिक विविधता होगी। जैसे कि हमने यहां तो लिख दिया कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, बट ये हर जगह ऐसा नहीं है। मुख्य तौर पे जो भारत का भूभाग है उसमें ऐसा है, लेकिन जो अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख हैं उनमें ग्रीक और अरामाइक भाषा का प्रयोग किया गया है, खरोष्टी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। तो अशोक ने इस बात का ध्यान रखा कि अगर देश के किसी भूभाग में ऐसी जनता रहती है जो ब्राह्मी लिपि को नहीं समझती या प्राकृतिक भाषा को नहीं समझती, कोई और भाषा बोलती है, कोई और लिपि में लिखती है, तो मुझे उसमें लिखना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपने देश की भाषाई विविधता को स्वीकार किया। ठीक है, तो एक तो विविधता थी उनके देश में, दूसरा कई सामाजिक और नैतिक संकट थे। उनके जवाब के तौर पे उन्होंने धम्म को दिया। वो क्या थे? यहां उन्होंने बताया है कि देखिए, अशोक अपनी प्रजा के लिए एक संदेश कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। कब? विवाह हो तब, बीमार हो गए तब, बच्चों का जन्म हुआ तब, कोई यात्रा शुरू करने वाले हैं तब। और उन्होंने कहा कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। देखिए, यहां पे आप बुद्धिज्म का ये एक वो देख सकते हैं यहां पे इन्फ्लुएंस। जैसे बुद्धिज्म में भी कहा गया कि ये जो वैदिक कर्म कांड हैं उनके महत्व को नकारा गया, वैसे ही अशोक भी कह रहे हैं कि इन कर्म कांडों का क्या फायदा। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि देखो, जो धनी है वही इतने कर्म कांड कर सकते हैं। जो धनी व्यक्ति होगा वो कर्म कांड करेगा और उसे लगेगा कि चलो ठीक है, मैं तो पुण्य कर रहा हूं, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो गरीब होगा वो सोचेगा कि अरे मेरे पास धन नहीं है, मैं ये इतने अनुष्ठान नहीं कर सकता, मैं नरक जाऊंगा। तो इससे क्या होगा? सामाजिक स्तर पे तनाव की, गरीबों और अमीरों के बीच में तनाव पैदा होगा। देखिए, अशोक ये नहीं कह रहे कि मैं समाज में से असमानता को दूर कर दूंगा। वो समझते हैं कि समाज में असमानता तो रहेगी, लेकिन वो कहते हैं कि इस असमानता के कारण जो तनाव है समाज में, ठीक है, उस तनाव को वो दूर करना चाहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अनुष्ठानों से कुछ नहीं होगा, तो क्या किया जाए? अनुष्ठान ना करें तो इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी है। वे अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, मतलब ज्यादा मांस मदिरा ना खाएं, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, ये टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहते हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे? अपने धर्म की बड़ाई करके और दूसरे के धर्म की बुराई करके आप क्या नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि इससे आप अगले में रिजेंटमेंट पैदा करेंगे, इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। अगर आप अगले के धर्म को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रहे हैं, दंगे हो सकते हैं। तो इससे दो बातें सामने आती हैं। एक, अशोक समझ रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य में कई सामाजिक तनाव हैं, जिसके धार्मिक कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, और उन तनावों को दूर करने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए वो धम्म का मैसेज दे रहे हैं। जिसमें से एक मैसेज क्या है कि भाई अगले के धर्म की भी रिस्पेक्ट करो। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। सहिष्णुता, सहिष्णुता जो टॉलरेंस जिसे कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और इसीलिए इतना रिलेवेंट है ये मैसेज, जो है अशोक के धम्म का मैसेज इतना रिलेवेंट है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने विभाजन
की विभीषिका को देखा, सामने जिया उसे, वो कह रहे हैं कि उनके धर्म कि अशोक के धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कि भाई धर्म के नाम पर जो आप दंगे करेंगे, जो आप अगर धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ेंगे तो उसके कितने भीषण परिणाम आ सकते हैं। तो इसलिए अशोक का जो मैसेज है वो रिलेवेंट है। तो एक तो अशोक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिलालेख के माध्यम से लोगों से बात करने की कोशिश की। दूसरा, वो अपनी गलतियां भी खुद ही बता रहे हैं। तीसरा, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके वो अपने समाज में जो भी संकट है, मौर्य साम्राज्य के में जो भी तनाव है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि चलो अब एक बहुत ही क्रूर दंड दिया जाएगा, कोई किसी को अगर कोई किसी दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो दंड दिया जाएगा उसे, या उस पे आप देशद्रोह का मुकदमा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे धर्म के माध्यम से इसको आप एक कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पे देख लीजिए। हम सब आप और हम जब स्कूल में थे तो हो सकता है कुछ राज्यों में स्कूलों में एक प्रतिज्ञा पत्र पढ़ाई जाती है जिसमें कहते हैं कि मैं भारत का वासी हूं, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, हम ऐसा करेंगे, ये पॉइंट पॉइंट पॉइंट। होता क्या है, वो भी एक प्रकार का धम्म है, एक प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट है समाज में तनाव को दूर करने के लिए। दूसरा, उन्होंने धम्म महामत, ये जो एक प्रकार के मंत्री होते थे जिनका काम था कि पूरे साम्राज्य में घूमना और धम्म के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना और ये देखना कि धम्म का पालन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एक प्रकार के ये मंत्री हुआ करते थे। ये भी इनका भी अभिलेख में ही जिक्र किया गया है। और इन्होंने दूसरे देश में राजदूत भी भेजे जो कहा था कि किसी देश को या किसी जनता को जीतने से बेहतर है उनके दिल को जीतना, सॉफ्ट पावर। उन्होंने श्रीलंका, सीरिया, ग्रीस, इतने दूर दूर के जगहों पर अपने राजदूत भेजे धम्म के मैसेज के साथ। और ही उन्होंने कई वेलफेयर मेजर्स के लिए, जो लोगों के वेलफेयर के लिए अस्पताल खोलना हुआ, ठीक है, कुएं खुदवाना हुआ, इस तरीके के जो सामाजिक कल्याण की कदम थे ये भी उन्होंने उठाए। हम ये सब क्यों देख रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि अशोक एक अद्वितीय शासक क्यों थे। तो इन कारणों से वो एक अद्वितीय शासक थे। कलिंग की उन्होंने बात की और अपने धम्म का मैसेज बताया। तो इसी के साथ जो लेक्चर 3 है एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज का पूरा होता है। जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो आगे के हम लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।